बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली कहते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, स्टार्टिंग में जो काम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा फेज आता है जब आप भी बोर्डम फेज करेंगे, जब आपको उस काम से बहुत ही बोर्डम फील होगा। तो क्या उस काम को छोड़ देना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर आप चैंपियंस को स्टडी करेंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड दिस क्वालिटी कि वो बोर्डन के टाइम में भी अपना काम जो है वो नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग जब वो बोर फील करने लगते हैं तब वो उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन जो चैंपियंस होते हैं वो बोर्डम को भी फेस करते हैं और उस फेज को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। और जब आप बोर्डम के फेज में से निकल जाते हैं तो होता क्या है पता है? आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। सो इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी काम से थोड़ा बोर्डम फील हो तो रिमेंबर दिस कोट ऑफ मोहम्मद अली एंड कैरी ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आज 1 सितंबर 2021 है। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर जो एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, विच कवर्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर एक स्कीम चल रही है, एक डिस्काउंट चल रहा है। फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ऊपर से जब आप ये टेक 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ये 9 सितंबर 2021 तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए या तो आप studiiq.com हमारी वेबसाइट को विजिट करें या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज हमारे टेबल के ऊपर 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, एक डेमोक्रेसी के बारे में हम बहुत ही डीप चर्चा करने वाले हैं, एंड देन वी हैव होलिस्टिक एजुकेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, जो होलिस्टिक एजुकेशन को लेकर एक स्कीम लॉन्च की है सरकार ने, 2.0 समग्र शिक्षा 2.0, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पाकिस्तान में एक ट्रायंगल है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वहाँ की खुफिया एजेंसी। तो वी कैन क्रिएट दिस ट्रायंगल के एक तरफ है सरकार, एक तरफ है लेट्स से आर्मी या फिर मिलिट्री आप कह सकते हैं, और एक तरफ है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, राइट। अब ये तीनों का झुकाव जो है वो तालिबान के प्रति है। ये सिर्फ हम नहीं लेकिन पूरी दुनिया भी जानती है। इमरान खान इस दुनिया के पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने 15 अगस्त से पहले, जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया, उससे पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, उससे पहले उन्होंने होल हार्टेडली तालिबान को वेलकम किया था कि आप पावर जो है वो अपने कंट्रोल में ले लीजिए, तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले और ये अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी बात रहेगी। ऐसा कुछ इमरान खान ने ओपनली कहा था, एंड दैट ऑल्सो बिफोर 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन पर काबुल जो है वो गिर गया, यानी कि तालिबान ने काबुल को, यानी कि अफगानिस्तान के नेशनल कैपिटल को कैप्चर कर लिया। 16 अगस्त, इमरान खान का स्टेटमेंट, अफगान्स हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। वहां पर एक इलेक्टेड सरकार थी, अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, और तालिबान ने जब अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया तो इमरान खान ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानी लोगों ने जो गुलामी की जंजीरें थी उसको तोड़ दिया है। जस्ट इमेजिन कि उनका स्टेटमेंट जो है वो कितना कंट्रोवर्शियल है। तालिबान्स कैप्चर ऑफ काबुल कैन बी सीन एज द सक्सेस ऑफ दिस ट्रायंगल। एक लंबे समय से ये ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया, इस ट्रायंगल ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखी थी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड और डेमोक्रेटिक देश इनको सपोर्ट करे अफगानिस्तान को, ये चला जाए और उसकी जगह पर आ जाए तालिबान। इससे पहले की हमारी एक डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ है इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान है, उसके बाजू में आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान और आपको देखने को मिलता है ईरान। पाकिस्तान अकेला इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता,
लेकिन अफ़गानिस्तान और ईरान, ये दोनों देशों के साथ बेसिकली ये तीन देश मिलकर जो हैं वो इंडिया को एक चैलेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लॉन्ग एक स्ट्रेटेजी रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान चाहता है कि ये तीनों देश जो है वो एक हो जाए और एक यूनिट बन के वो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। दूसरी तरफ तो चाइना है ही जो इन तीनों देशों में काफ़ी फ़िलहाल एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपना जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कोई इश्यूज ही नहीं है, पाकिस्तान के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और कल हमने क्या बात की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था वो ये था कि कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप है या फिर कोई भी एक विचारधारा वाले जो लेट्स से 3-4 ग्रुप हैं जिनकी ओवरऑल विचारधारा आपको सेम लग रही है, लेकिन उनके बीच में भी कुछ गैप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उनके बीच में भी आपको कुछ क्रैक्स, कुछ दरारें आपको देखने को मिल सकती हैं। सेम थिंग गोज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक ग्रुप है, तारीख है तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप पाकिस्तानी तालिबान भी कह सकते हैं। अब ये पाकिस्तानी तालिबान जो है उसको अफगानिस्तान के तालिबान का एक ट्विन कहा जाता है, उसका एक जुड़वा भाई कहा जाता है। लेकिन तारीख है तालिबान पाकिस्तान जो है इसने कुछ डेडली अटैक्स पाकिस्तान के अंदर भी किए हैं और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रही बात अफगानिस्तान की, तो तालिबान जिस प्रकार से एक क्लेम कर रहा है, चलो तालिबान ने वहाँ की जो इलेक्टेड सरकार है उसको तो हटा दिया, लेकिन क्या तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान स्टेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है 26 अगस्त का जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हुआ। यूएसए ने तालिबान को इंटेलिजेंस भी दिया था, उनको इंफॉर्मेशन भी दी थी कि आपके वहाँ पर यहाँ पर एक अटैक जो है वो हो सकता है। कुछ दिनों पहले की बात है जब यूएसए की जो फोर्सेस काबुल एयरपोर्ट पर थी और वो एग्जिट कर रहे थे, तो उस टाइम पर 5 रॉकेट्स काबुल एयरपोर्ट की तरफ लॉन्च किए गए। ये तो अच्छा हुआ कि यूएसए की जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने इन 5 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हमें देखने को मिलता। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान के कंट्रोल के अंदर अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल है, काफ़ी सिचुएशन वहाँ पर नाजुक है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ISK या फिर ISISK जिसको कहते हैं, तो ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम भी पावरफुल हैं, हमें भी इतना पावर चाहिए एक्सेट्रा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। तो यहाँ पर जो तालिबान को ब्लाइंडली सपोर्ट करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इट्स ए वेरी डेंजरस गेम। यह चीज़ हमें इस बात को याद दिलाती है कि जब हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं, 1980s की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पर यूएसए को क्या पता था कि वो जो यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं मुजाहिदीन जो यही सारे मुजाहिदीन जो हैं वो आने वाले समय में एक नया ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसका नाम है तालिबान। और तालिबान एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करेगा जिसका नाम है अल-कायदा, और इसी अल-कायदा ने ये करवाया, ट्विन टावर्स जो हैं उनके ऊपर अटैक करा। उसके बाद ही ये पूरी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। अफगानिस्तान में यूएसए की एंट्री और नेटो की एंट्री जो है वो फुल फ्लेज 20 सालों से वो लोग यहाँ पर थे। तो उसकी स्टोरी, ये अलकायदा का जो 9/11 का अटैक है उससे ही यहाँ की स्टोरी स्टार्ट होती है। और उसके बाद दुनिया का सबसे वांटेड व्यक्ति जो है ओसामा बिन लादेन, उसको ढूंढने की पूरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। एक ऐसा वक्त था जब ओसामा बिन लादेन जो है वो यूएसए का मित्र था। लेकिन लेसन यहाँ पर यह है कि जब हम या फिर कोई भी देश इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करते हैं जो वायलेंस के माध्यम से एरियाज को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो तलवार की धार पर अपनी विचारधारा को स्प्रेड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। इतिहास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। लेटेस्ट इंसिडेंट तो यही है कि मुजाहिदीन से तालिबान, तालिबान से अलकायदा, और अलकायदा ने किसके ऊपर अटैक किया? यूएसए के ऊपर। इट्स लाइक जो कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाने जैसी बात है कि आपको वो काट लेगा। सेम थिंग यूएसए के साथ हुई। तो अफगानिस्तान की भलाई के लिए, अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश
की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, भारत के लिए और पूरे रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए यही अच्छा होगा कि हम इस प्रकार की ताकतों को सपोर्ट ना करें। कि जितना जल्दी पाकिस्तान समझ जाएगा उतना पाकिस्तान के हित में ही होगा। यहाँ पर ये जो अटैक्स ये तारीख तालिबान पाकिस्तान करवा रहा है या फिर पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही अटैक्स करवा रहा है, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। कुछ सालों पहले ऐसा भी हुआ था कि 200 से भी ज़्यादा छोटे बच्चों को मारा गया था। एक स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ और छोटे बच्चे मर गए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में भी होते हैं। तो ये ट्रायंगल को समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड। ये जो गेम वो खेल रहे हैं इट विल बी वेरी डेंजरस। और चाइना के लिए भी सेम मैसेज है। चाइना को फिलहाल ये लग रहा है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस उनको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा यूएसए को भी लग रहा था। रशिया ने तो ये सारी चीज़ें फेस की थी और रशिया यहाँ से निकला था अफगानिस्तान में से। आज वही रशिया जो है वो, उस टाइम पर यूएसएसआर था, विचारधारा तो मोर लाइकली सेम ही है, लेकिन वही रशिया जो है वो आज तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक जो कहते हैं ना विशियस सर्कल है कि ये ऐसे चलता ही जाएगा। आप इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इसमें इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और आपके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे दूसरे मासूम लोग भी इसमें फंस जाएंगे। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यूपीएससी के कोर्स नहीं, अगर आप दूसरी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करें, एसएससी, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूजीसी, प्रोफेशनल कोर्स, गेट, आरबीआई, आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई, नाबार्ड, डीएमआरसी, इंश्योरेंस, लॉ, प्रोफेशनल कोर्स, ये सभी कोर्सेज के ऊपर फिलहाल डिस्काउंट्स चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया 9 सितंबर तक ये चलेंगे, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये 2 सोर्सेज से मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दिस वन इज अबाउट डेमोक्रेसी। द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इज ओवरड्यू। द हिंदू का ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, इज़न्ट इट? दिमाग है, फिर इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, स्किन है, सर्कुलेशन सिस्टम है, बोन्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इज़न्ट इट? और ये सारी चीज़ें एक साथ जब सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं तब हम हेल्थ एंजॉय कर पाते हैं। कोई भी एक बॉडी पार्ट, उसमें कोई भी एक इश्यू स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो दूसरे बॉडी पार्ट्स या फिर दूसरी सिस्टम्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम में अगर इश्यू है तो वो पूरे बॉडी का जो फंक्शन है उसको हैम्पर कर देता है। सेम थिंग एक देश में भी होती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक देश हो या फिर किसी भी दूसरे प्रकार का देश हो। हर एक देश जो है वो अलग अलग ऐसी सिस्टम से बना हुआ एक बॉडी रहता है। बड़ी बड़ी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हर एक देश में देखने को मिलती है, लेकिन हर एक देश के लॉज जो हैं वो थोड़े बहुत अलग होते हैं। किसी के कुछ अच्छे होते हैं, किसी के कुछ पीछे रहते हैं, तो अप एंड डाउन जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल ये सारी अलग अलग चीज़ों से एक देश बनता है। खास करके अगर हम डेमोक्रेटिक देशों की बात करें तो डेमोक्रेटिक देश का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर किसी देश में इलेक्शंस हो रहे हैं तो दैट डज नॉट मेक इट डेमोक्रेटिक देश। हाँ, ऑन पेपर डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसी देश में लेट्स से एक पार्लियामेंट है, एक बिल्डिंग है, एक पार्लियामेंट है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक देश बन गया। हाँ, अगेन बुक्स में आपको लगेगा कि दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन एक जेन्युइनली डेमोक्रेटिक देश जो होता है, उस देश में जो लोग होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है गवर्नेंस में और नेशन बिल्डिंग में, सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन कितना है और कितने अच्छी तरीके से सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इससे एक देश जो है वो डेमोक्रेटिक देश बनता है। सिर्फ इलेक्शंस और पार्लियामेंट से देश जो है वो डेमोक्रेटिक आप नहीं कह सकते। इन रियल वर्ल्ड की बात है, पेपर के ऊपर अलग चीज़ होती है, रियलिटी अलग होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन्युइनली डेमोक्रेटिक देश है उसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिटीजन के पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक लोगों के विचार एक समान हो। दैट इज नॉट पीपल्स पार्टिसिपेशन।
I'll give you one example. Let's say कि एथेंस की बात करें, ग्रीस की, तो अगर हर एक व्यक्ति जो है वो सोक्राट या फिर सोक्रेटिस जो है उन्हीं की विचारधारा वाला व्यक्ति रहेगा तो भी वो देश जो है वो थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप ये घुटन महसूस है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी की तरह एक देश जो है वो भी हर रोज़ इवॉल्व होता है, नई नई चीज़ें उनके सामने आती हैं, नई नई चीज़ों के नए सॉल्यूशंस आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो सिर्फ आप एक ही बॉक्स के अंदर फिट होकर सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ सकते। यू हैव टू हैव ओपन माइंडेड डेलिब्रेशंस। ओपन माइंडेड डेलिब्रेशंस यानी कि मेरे विचार और आपके विचार जो हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या हम ये विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं एज ए कंट्री? अगर हम कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो फॉर टाइम बिंग हमें लगेगा कि ज़्यादातर लोगों की सोच ये है तो ये देश इस प्रकार का है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो घुटन महसूस होने लगेगी आपको। 21st सेंचुरी के जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हिस्टोरिकल इन इक्वालिटीज़, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़, वायोलेंस, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वी नीड ओपन माइंडेड पार्टिसिपेशन। क्लोज्ड माइंडेड पार्टिसिपेशन से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। यूएसए को देखिए, यूएसए का जो कांग्रेस है, फिलहाल ये दो पार्टीज वाला देश है, राइट, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। अब ये दोनों पार्टीज की लड़ाई ही यूएसए की लड़ाई हो चुकी है। भारत के पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे देश में अब देखिए कि पार्लियामेंट में किस प्रकार के झगड़े होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पूरा पार्लियामेंट का सेशन जो है, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। इन प्रॉब्लम्स को, अगर स्नूपिंग का फॉर एग्जांपल केस है या फिर, और मैं सिर्फ यहाँ पर फिलहाल ये जो गवर्नमेंट है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार फिलहाल है, यूपीए की सरकार के समय पर ये एनडीए ग्रुप जो है वो भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इश्यूज क्रिएट करते थे। पार्लियामेंट हमें क्या ये डिसरप्शन करने के लिए पार्लियामेंट बनाया गया है? पार्लियामेंट बना है ताकि हम डेलिब्रेट कर सकें, ताकि हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें। डिबेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हार गए और मैं जीत गया, या फिर मैं जीत गया और आप हार गए। डिबेट का मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे यस और आपके नो, या फिर मेरा नो और आपका यस, इसमें से जो बेस्ट चीज़ है वो चीज़ हम यूज़ करें ताकि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। दिस शुड बी द पर्पस ऑफ डिबेट। लेकिन शाम को न्यूज़ चैनल्स में वही दिखाया जाता है कि किसने क्या कहा, और इमोशंस और लोगों के ऊपर एक एक प्रभाव डालने की कोशिश, और कंटिन्यूसली हैमरिंग की जाती है। मार्केटिंग में से ये पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट जो की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कंटिन्यूसली पाउडर की एडवर्टीजमेंट, डिटर्जेंट की एडवर्टीजमेंट, साबुन है, देन यू हैव टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एडवर्टीजमेंट्स की ओवरऑल थीम ये रहती है कि कंटिन्यूसली वो आपके सामने वो प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट जो है वो दिखाते रहते हैं कंटिन्यूसली। और वो इसलिए दिखाते हैं ताकि जब आप चीज़ें खरीदने के लिए जाएं, जब आप एक सुपर स्टोर में जाएं या फिर किराने की दुकान पर जाएं, तो आपके दिमाग में वो जो विजुअल हर रोज़ आपके सामने विजुअली और ऑडियो प्ले होता रहता है कि आप ये खरीदिए, वो खरीदिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, कम दाम में ये मिले तो वो क्यों ले, एक्सेट्रा, जो भी टैगलाइंस हैं, तो ये दिमाग में पॉपअप होती हैं और फिर हम वो प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। सेम थिंग ये मीडिया में भी ये होता है कि कंटिन्यूसली कुछ बातें हमारे सामने रखी जाती हैं कि ये पार्टी अच्छी, ये पार्टी गलत है, और फिर जब वोट देने की बारी आती है तो कंटिन्यूसली वो चीज़ हमने सुनी है तो वो हमारी एक प्रकार से आदत बन गई, और फिर हम वहाँ पर वो बटन प्रेस करके आ जाते हैं और उनका काम जो है वो चल जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्शंस, असेंबलीज, ये सारी चीज़ें जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में अच्छी तरीके से काम करे, पीपल का पार्टिसिपेशन हो, तब जाकर डेमोक्रेसी जो है वो फुल फॉर्म में फ्लरिश हो पाती है। और डेमोक्रेसीज जो है वो दो इलेक्शंस के बीच में जो चीज़ें होती हैं और पार्लियामेंट के बाहर जो चीज़ें होती हैं, दिस इज़ रियल डेमोक्रेसी। अगर पार्लियामेंट में हर एक को बात करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में अगर स्वतंत्रता से बात नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट लिविंग इन डेमोक्रेसी।
अगर इलेक्शन के टाइम पर सारी चीज़ें सही चल रही है, आपका नंबर आया, आपने इलेक्शन वोट दिया, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद आप अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकते, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी, इजंट इट? और अलग अलग फैक्शन के लोग, हर एक की हिस्ट्री अलग है, हर एक का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है, हर एक अलग अलग प्रोविंस से हम हैं, हर एक का एजुकेशन अलग है। तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है हमारे देश की, ये सारी डाइवर्सिटी हमारे देश की ही है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोगों को यहाँ से निकाल दीजिए, इनको ये कीजिए, वो कीजिए, नो, ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मीडिया में भी एक बदलाव की ज़रूरत है, राइट? मीडिया में भी हमने देखा कि या तो ये प्रो गवर्नमेंट है या फिर एंटी गवर्नमेंट है। सोशल मीडिया के ऊपर भी वही है। सोशल मीडिया जब लॉन्च हुआ तो बड़ी बड़ी बातें यही समझ में आ रही थी कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी जो है वो भी अपना ओपिनियन जो है देश के सामने, दुनिया के सामने रख सकता है। लेकिन अब सोशल मीडिया में भी ये हो चुका है ट्रोलिंग, और आप कुछ कहेंगे तो या तो आप सरकार के साथ हैं या फिर सरकार के विरोध में हैं। ऐसी सिचुएशन अब वहाँ पर भी, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलने लगी है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है योगा के बारे में कि ब्रीदिंग जो है, जब से हमारा जन्म होता है तब तब से हम ब्रीथ करते हैं, राइट? तो ब्रीदिंग इज वेरी नेचुरल, विदाउट ब्रेथ वी कैनॉट सर्वाइव, वी कैनॉट लिव। लेकिन योगा हमें क्या सिखाता है? योगा हमें अच्छी तरीके से ब्रीथ करना सिखाता है। सेम थिंग गोज विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा, सभी पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तब इसका काम योगा जैसा हो जाएगा कि, या फिर योग जैसा हो जाएगा कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और अच्छी तरीके से फंक्शन करना सीख लेगी। और इस आर्टिकल में एक और इंटरेस्टिंग बात बताई है, लिसन वेल, जो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस की है कि हमें स्कूल में रीडिंग सिखाया जाता है, हमें स्कूल में स्पीकिंग की प्रैक्टिस दी जाती है, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस दी जाती है, लेकिन लिसनिंग की प्रैक्टिस आज भी नहीं करवाई जाती है। तो वी नीड टू डू दिस थिंग एज वेल। हमें एक दूसरे के ओपिनियंस को सुनने की क्षमता भी डेवलप करनी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाकर डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा मैच्योर होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, हाउ होलिस्टिक एजुकेशन कैन इन्फ्यूज पॉजिटिविटी इन स्कूल सिस्टम, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके 293 ट्रांसफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स हैं, उसमें से 180 पैराग्राफ जो है वो स्कूल एजुकेशन को डेडिकेटेड है। और आज हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा 2.0। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा का जो नया वर्जन है, जिसको 4 अगस्त को गवर्नमेंट ने अप्रूव दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में एक 6 साल की छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, और ये बच्ची जो है वो ये कह रही है कि स्टडीज़ का बर्डन जो है छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो अपील है इस छोटी सी बच्ची की वो यही है कि एजुकेशन को और जॉयफुल बनाया जाए। एजुकेशन जो है वो बर्डन नहीं होना, इट शुड बी एंटरटेनिंग, इजंट इट? एंटरटेनिंग का मतलब यह है कि इट शुड इंस्पायर यू। किताबें पढ़ना, अपनी पढ़ाई करना जो है ये बोरिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कि आप नई चीज़ें जानेंगे, आप और अच्छे इंसान बन पाएंगे। ये सारे लक्ष्य जो है वो होना, ये सारी चीज़ें पॉपअप होनी चाहिए जब हम एजुकेशन की बात करें। एग्ज़ाम्स और मार्क्स और कंपटीशन, ये सारी चीज़ें दे आर वेरी बोरिंग, इजंट इट? समग्र शिक्षा यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मेंटल वेलबींग, तो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसमें एक्सेस एंड रिटेंशन, यानी कि आपको एजुकेशन का एक्सेस भी मिले, आप अफोर्ड भी कर पाए, और आप रिटेन भी हो पाए, यानी कि आपने स्टार्ट किया एजुकेशन एक बच्चे का तो वो एंड तक वो बच्चा पढ़ाई कर सके, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। इक्विटी एंड इंक्लूजन, हर एक के लिए गुड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हर एक के लिए। होलिस्टिक करिकुलम एंड पेडागोगी, पेडागोगी यानी कि टीचिंग। असेसमेंट रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हमारे देश में 25 करोड़ जितने बच्चे हैं जिनकी एज 6 से लेकर 18 ईयर्स की है, और सबसे पहला स्टेप जो आता है दैट इज़ अफोर्डेबल एक्सेस। हर एक परिवार अपने बच्चे के लिए एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग अगर किसी एक देश में रहते हैं तो वो है हमारा देश भारत। और हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हों, जो भी जितने भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, सभी क्षेत्रों का
फाइनल सॉल्यूशन, रूट सॉल्यूशन यही है कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जब एक एक व्यक्ति का हमारे देश में होगा, तब जाकर हमारा देश जो है वो डेवलप देश बन पाएगा। तो इसके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है समग्र शिक्षा 2.0 का, या फिर SS 2.0 का। The scheme has been funding basic school infrastructure, textbooks, uniforms and admissions to private schools under RTE Act since its inception। जब से RTE Act या फिर ये जो समग्र शिक्षा अभियान आया है, तब से ये टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कर ही, इसमें तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता ही है। अब एक और स्टेप इसमें लिया गया है, प्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कशॉप, लेबोरेटरीज, ये सारी चीज़ें भी फंड की जाएगी। 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट भी मिलेगा। और 16 से लेकर 19 ईयर के जो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो उनको भी वापस ओपन स्कूल सिस्टम के माध्यम से उनकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की जाए, उनकी एजुकेशन फिर से स्टार्ट की जाए। ये भी चीज़ जो है वो इस SS 2.0 में की जाएगी। रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी आ जाएगा, और बेसिक मैथ जैसी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाएगी। पहली बार हमें निपुण भारत मिशन जैसी कोई चीज़ देखने को मिल रही है, जिसमें टॉय बेस्ड टीचिंग और लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। खेलते जाओ और सीखते जाओ, जिसको कहते हैं ज्ञान और गम्मत, ज्ञान के साथ गम्मत, गम्मत के साथ ज्ञान। कि आप खेलते खेलते चीज़ें जो है वो सीखते जाएंगे। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हमारा दिमाग एक प्रकार से जो डेवलप होता है, जो कॉग्निशन वाला जो पोर्शन है एक दिमाग की, एक अलग से स्टडी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये भी सबसे अच्छा तब होता है जब हम उस चीज़ को इंटरेस्ट से करते हैं, जब हम हंसी खुशी वो चीज़ करते हैं, और खेलते हुए अगर आपको नई नॉलेज मिल रही है तो दैट इज़ बेस्ट। ये रिसर्च ने भी, बहुत सारी ऐसे रिसर्च ने फाइंड किया है। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, सैनिटरी पैड्स और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, अच्छी टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, प्राइवेसी वो अपनी मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। डिसेबल गर्ल्स के लिए भी उनको अलग से स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर डिसेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो PWD एक्ट जो है 2016 का, तो इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो इसमें नहीं है। तो ऐसी डिसेबिलिटीज़ के लिए पहली बार समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक लेवल कैंप्स क्रिएट किए जाएंगे, और अगर बच्चों के अंदर कोई ऐसी अलग से डिसेबिलिटी है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उस हिसाब से टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, एजुकेटर्स को ट्रेन किया जाएगा, ताकि ऐसे बच्चों को भी, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाए। दीक्षा, ICT लैब्स, फिर ये टिंकरिंग लैब्स हैं, करिकुलर एंड पेडागोगिकल रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें एक साथ, मीन्स पूरा एक दिस इज ऑल टुगेदर न्यू। जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, ये काफ़ी होलिस्टिक तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है। एंड आई होप कि अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया तो डेफिनेटली ये जो एक लंबे समय से एजुकेशन जो रूट कोर्स है, कि रूट अगर हम बदलेंगे तो सारी चीज़ें बदल जाएगी, तो ये क्षमता है इसमें, इस पर्टिकुलर स्कीम में। और सिर्फ टीचर्स को नहीं, सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर जो आपकी स्कूल है उसके टीचर्स और प्रिंसिपल्स और स्टाफ को नहीं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कमेटी हैं या फिर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की भी कैपेसिटी बिल्डअप की जाएगी। क्योंकि इट्स लाइक दिस, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में है लेट्स से किड्स, बच्चे, फिर जो नेक्स्ट सर्कल आता है आप इसमें टीचर्स या फिर स्कूल को कह सकते हैं, फिर जो सर्कल आता है उसमें आप पेरेंट्स, फिर उसमें जो सर्कल है दैट यू कैन पुट कम्युनिटी, और उसके बाद का जो बड़ा सर्कल है यू कैन से गवर्नमेंट। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी का अपग्रेडेशन होगा, ताकि ओवरऑल किड्स और किड्स से फिर सिटीजन्स का अपग्रेडेशन हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट, आप आर्ट्स के साथ साथ आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ाई की है कि आप आर्ट्स के या फिर साइंस के या फिर आर्ट्स के, साइंस के या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। यू विल बी
इट विल बी योर चॉइस, आपको जो भी, आपको किसी एक फील्ड में या फिर एक स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, यू कैन डू दैट। अगर आपको मिक्स एंड मैच करना है, यू कैन डू दैट। आप एक कॉमर्स का, एक आर्ट का और एक साइंस का सब्जेक्ट जो है वो रख सकते हैं और पढ़ाई इसमें कर सकते हैं। तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसको आप आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यही होता है, इंटर डिसिप्लिनरी। थोड़ा बहुत मैथ्स है, थोड़ा साइंस आता है, इकोनॉमी है, सोशल स्टडीज़ हैं, जियोग्राफी हैं। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं, ये आपको पढ़ाई करनी होती है। तो ये इससे जो आपका एक व्यू होराइजन ब्रॉड होता है दिमाग का, सेम थिंग विल हैपन विद आवर किड्स एज वेल। तो लेट्स होप कि इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे देश को देखने को मिले। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है रशिया। आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कुछ न्यूज़ है, आप इनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एक और रिकॉर्ड तोड़ा है भारत ने, और हिमाचल हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने सभी अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। सो आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।